5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट reacted with 6 ग्राम of ethanoic acid reacted with 6 gram of ethanoic acid to form 8.2 gram of form 8.2 gram of sodium ethanoate to form 8.2 gram of sodium ethanoate, 2.2 gram of carbon dioxide, 2.2 gram of कार्बन डाइऑक्साइड को सीधा सीधा CO2 लिख रहा हूँ, CO2 and 0.9 gram of water. 0.9 gram of water. Full stop. Show that this data verifies the law of conservation of mass. Show that this data verifies the law of conservation of mass. Show that this data verifies the law of conservation of mass. ठीक है, तो हमने कल की क्लास में एक चीज़ ये सीखी थी कि अगर कोई भी दो चीज़ें, कोई भी दो एलिमेंट या दो कंपाउंड अगर कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके नया प्रोडक्ट बनाते हैं, शर्ट अच्छी लग रही है तुम्हारी, तो नया जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम जो एरो से लेफ्ट साइड में जो हम चीज़ देखते हैं ना, उनको तो हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और एरो के राइट साइड में जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो देखिएगा कि इन्होंने क्या बोला, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड, तो दो कंपाउंड्स दे रखे हैं, एक दे रखा है सोडियम कार्बोनेट और एक दे रखा है इथेनोइक एसिड, ये दोनों के दोनों रिएक्ट करते हैं, मतलब कंबाइन करते हैं आपस में। तो सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनोइक एसिड, जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने पर मिलता क्या है, क्या बोल रहे हैं वो, कार्बन डाइऑक्साइड, इन्होंने बोला सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड टू फॉर्म सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो क्या क्या बनता है, सोडियम टू फॉर्म सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम इथेनोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये बनता है। तो अब जरा आप देखिएगा कि यहाँ पर इन्होंने बोला इन एन एक्सपेरिमेंट, ये पहले तो इन्होंने बता दिया कि रिएक्शन होता क्या है, क्या रिएक्शन होता है, सोडियम कार्बोनेट जब इथेनोइक एसिड के साथ कंबाइन करता है, सोडियम कार्बोनेट जब इथेनोइक एसिड के साथ कंबाइन करता है तो सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म, ये बनता है पहली चीज़। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि एक एक्सपेरिमेंट में 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट कितना लिया, 5.3 ग्राम, अच्छा, रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड टू फॉर्म 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोएट, 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोएट, 2.2 gram of CO2, 2.2 gram of CO2 and 0.9 gram of water, 0.9 gram of water, ये ठीक है।
तो देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और सारे रिएक्टेंट्स का मास दे रखा है, प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्ट्स का भी मास दे रखा है। तो हम ये कहेंगे हियर mass of reactants is equal to 5.3 plus 6 कितना हो गया 11.3 ग्राम्स, ठीक है। और मास ऑफ प्रोडक्ट यानी कि इन तीनों को ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9, तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 9 इज 13, ठीक है। पॉइंट आ गया 1 कैरी, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 0 11, 11.3 ग्राम। तो यहाँ लिखेंगे सिंस mass of reactants, since mass of reactants is equal to mass of reactants is equal to mass of products, so law of conservation of mass is verified. Law of conservation of mass is verified. एक तो ये हो गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऐसे ही जो दूसरा लॉ हम देखेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, इस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस calcium carbonate decomposes on heating to form calcium oxide. Calcium carbonate decomposes on heating to form calcium oxide and carbon dioxide. Calcium oxide and carbon dioxide. Full stop. 1 10 gram of calcium carbonate is decomposed completely. When 10 gram of calcium carbonate is decomposed completely, then 5.6 gram of calcium oxide is formed. And 5.6 gram of calcium oxide is formed. Full stop. Calculate the mass of carbon dioxide formed. Calculate
द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। अच्छा वो सूर्यांश मैं ना भूल जाता हूँ, तुम ना अपना वो भेज देना जो साइंस का पेपर था ना, वो जरा ग्रुप पर डाल देना भाई, देखना वो बड़ा खतरनाक पेपर आया था। उस दिन हम क्वेश्चन भी वो ट्राई कर रहे थे, तो वो आधा ही करा था, फिर हमने अभी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स करा दिया स्टार्ट। भेजना मैं करवा दूँगा उसको अभी। बहुत क्वेश्चन ऐसे आए हैं उसमें जो हुए ही नहीं है बच्चों से। सर वो आउट ऑफ सिलेबस वो आउट ऑफ सिलेबस था वो वाला वो क्वेश्चन। टीचर को डिमांड दी थी, फिर भी वो कुछ नहीं कह रही। कह रही है कि बोर्ड के लिए प्रिपेयर करो, फिर तो होनी चाहिए। अरे बोर्ड में नहीं, एक्चुअल में क्या है ना कि जैसे अभी आप लोग आए, अभी आज मैं यही सोच रहा था, आज पहली बार ऐसा कोइंसिडेंस हुआ है कि मैंने क्या कर रखा है, मैंने 9th और 10th का तो बैक टू बैक बना रखा है बैच, ऐसे ही 11th और 12th का बैक टू बैक। मतलब आप 7 बजे आप आते हैं तो 7 से 8 9th का होता है, 8 से 9 10th का होता है। इसी तरीके से आधे घंटे का मैं गैप रखता हूँ 6:30 से 7। उससे पहले जो है ना 4:30 से 5:30 11th का होता है, और 5:30 से 6:30 12th का होता है। तो आज ऐसा कोइंसिडेंस हुआ, अभी जो बच्चे गए थे ये 11th वाले थे, तो इनको मैं फिजिक्स करा रहा था। और हाँ, और इसमें हम वर्क एनर्जी एंड पावर के क्वेश्चन कर रहे थे, जो हम अभी आपको आगे एक चैप्टर बचा हुआ है फिजिक्स में करना है, तो वो हम करेंगे। तो जो क्वेश्चन दिया है ना वो 11th क्लास का है, और वो मैं 11th क्लास की बुक में दिखा सकता हूँ। तो भाई बोर्ड से भी ऊपर का क्वेश्चन है, बोर्ड तो 10th क्लास की बात कर रहे हो। सर आप मेरे को फोटो भेज, मैं दिखा दूंगा, ऐसा अरोड़ा बुक आती है उसमें ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि भाई वो दोनों के दोनों मीट, मैं कह रहा हूँ कि वर्ड्स एग्जैक्टली जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं वो एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन है उसमें। ये उनसे गलती से 11th क्लास का क्वेश्चन उन्होंने उसमें डाल दिया, ठीक है ना। तो उसमें एक पहला ही चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जब हम पढ़ाते हैं तो हम वापस पहले तो रिवाइज़ करवाते हैं 9th क्लास का, क्योंकि 9th क्लास मतलब 11th में आते आते बच्चे 9th का बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। मैं भेजूँगा फ़ोटो, मुझे रिमाइंड करा देना, तो मुझे मैसेज डाल देना कि मैं उसकी फ़ोटो भेजूँ, और तुम उसकी फ़ोटो भेजना जो वो है पेपर। कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 फॉर्म, फुल स्टॉप, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल यू यूज इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। विच लॉ ऑफ combination, which law of chemical combination will you use in solving this problem। तो अगर 9th और 11th का इस तरीके से हो, बैच साथ साथ हो, पास पास हो, तो जब आप बैठोगे और आप 11th क्लास का सुनोगे आपको लगेगा कि कुछ हमसे मिलता जुलता कुछ करवाया जा रहा है। और यही सेम चीज़ 10th और 12th में है। 10th क्लास में बच्चा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ता है, और 12th क्लास में पूरी एक बुक में 3 चैप्टर ही पूरे अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी के ही हैं। तो हाँ, 10th और 12th में बहुत रिलेशन है, 9th और 11th में बहुत रिलेशन है। 9th के जो नोट्स हैं ना, इनको गायब मत कर देना 10th में पहुँचते अब इनका क्या काम है, ये 11th में काम आने वाले हैं, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, इनफैक्ट मैथ्स में भी। तो सेम तो नहीं है, पर इतना है कि वो चीज़ पहले रिवाइज करनी पड़ेगी, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 9th क्लास के आप नोट्स अपने बचा कर रख लो। देखिएगा वो बोल रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। मतलब ये जो साइन है ना, ये जो ट्राइंगल मैंने बनाया है, ये हीटिंग का साइन होता है। अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसा एरो बनाकर और उसके ऊपर ट्राइंगल बनाते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम उसको हीट कर रहे हैं। किसको? इसको, रिएक्टेंट को हम हीट कर रहे हैं। अब देखिएगा ये हो जाएगा
of chemical combination will you use in solving this problem? तो क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये है. तो देखिएगा when 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज्ड कम्प्लीटली, तो 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पर जो दे रखा है, ये दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट कितना, 10 ग्राम. ठीक, डिकम्पोज कम्प्लीटली, देन 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म. तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना बन गया, 5.6 ग्राम. 10 ग्राम 5.6 ग्राम. ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 फॉर्म्ड. तो ये जो CO2 है, इसके मास को हमने x ग्राम मान लिया. यहाँ लिख देना से, लिखिएगा लेट द mass of CO2 formed be x gram. At the mass of CO2 formed be x gram. तो CO2 का जो मास है उसको हमने x ग्राम मान लिया. ठीक है. तो अब आप ये देखिएगा, बाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, by the law of conservation of mass of reactants, reactant तो एक ही है बस, कितना हो गया, mass of reactant is equal to mass of products. तो reactant कितना है 10 और product कितना है 5.6 और x. 5.6 को इधर ले आओ, तो 10 माइनस 5.6 अगर हमने करा तो कितना हो जाएगा, 4.4 ग्राम. ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया 4.4 ग्राम मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और इन्होंने इसमें पूछा विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल यू यूज इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, वो हमने पहले ही लिख दिया बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हम ये यूज़ करेंगे. ठीक है, अगला नोट करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. Law of constant proportions. According to this law, a chemical compound always consists of the same elements combined together always consists of the same elements combined together in the same proportion by mass. Combined together in the same proportion by mass. ये इसका डेफिनेशन है. ठीक है, बस एक मिनट वेट करिए, अभी आ रहा हूँ.
Tidak kompon, malah ada semua itu. Kaya siapa? Apa itu? अब ये देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ही वो वाला है जो हमने जैसे एग्जांपल एक दिया था ना, ये कि अगर वाटर बनाना होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशो में कंबाइन करते हैं, 1:8 वाले रेशो में। तो ऐसा ही कुछ है यहाँ पर भी। लिखिएगा फॉर एग्जांपल वाटर इज अ कंपाउंड For example, water is a compound which always consists of the same two elements.
Water is a compound which always consists of the same two elements, hydrogen and oxygen combined together in the same constant proportion of in the same constant proportion of 1:8 by mass. वन इज टू एट बाई मास, ठीक है। इसका मतलब वाटर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए कि अगर मैं 1 ग्राम हाइड्रोजन यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगी। अगर मैं 1 किलोग्राम ऑक्सीजन यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे 8 किलोग्राम हाइड्रोजन यूज़ कर रहा हूँ तो 8 किलोग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। ये रेशियो होता है। इसके बाद इस पर भी क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करें इसमें। इन एन एक्सपेरिमेंट in an experiment 1.288 gram of copper oxide in an experiment 1.288 gram of copper oxide was obtained from was obtained from 1.03 gram of copper was obtained from 1.03 gram of copper, full stop. In another experiment 3.672 gram of copper oxide in another experiment 3.672 gram of copper oxide gram of copper oxide gave on reduction मैं बताऊंगा ये रिडक्शन क्या होता है। gave on reduction 2.938 gram of copper 2.938 gram of copper full stop. Show that these figures verify the law of constant proportions. Show that these figures verify the law of constant proportions. Verify the law of constant proportions. इसका सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं ये इन एन एक्सपेरिमेंट। अच्छा, दो चीज़ें आपको याद रखनी है
एक चीज़ तो बड़ी आसान सी है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी एलिमेंट में अगर आपने ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन करवा दिया, ऑक्सीजन के साथ अगर आपने रिएक्ट करवा दिया तो उसको हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन। समझ गए? उसको बोल देते हैं ऑक्सीडेशन। किसी भी कंपाउंड में अगर आपने हाइड्रोजन का एडिशन करवा दिया तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। याद रहेगा? अगर ऑक्सीजन के साथ किसी का रिएक्शन करवाया तो वो कहलाता है ऑक्सीडेशन, अगर किसी का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो कहलाता है रिडक्शन। इसकी एक डेफिनेशन और होती है। देख लीजिए, ऑक्सीडेशन की दो डेफिनेशन होती है। ऑक्सीडेशन की दो डेफिनेशन होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन को ऐड कर देना। हेलो, हाँ जी, बताइए। गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी, गुड आफ्टरनून। बेटा भी ट्राई करता हूँ मैं, ये ना मेरी क्लास चल रही है, मैं 10-15 मिनट बाद जरा एक दो बच्चों से कंफर्म करूँ, ठीक है ना? फिर बताओ, ठीक। अगर किसी भी कंपाउंड में आपने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया या हाइड्रोजन को उसमें से रिमूव कर दिया, दोनों में से कोई एक काम भी कर दिया, तो आप उसको बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो गया उसका। ऐसे ही एक चीज़ होती है रिडक्शन। ये टर्म आपके लिए नया होगा, इस वजह से बता रहा हूँ। हालांकि इसका ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में कोई ऐसा खास लेना देना है नहीं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो भाई हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजन को ऐड कर देना या ऑक्सीजन को रिमूव कर देना, ये जो है ये भी आपका जो है इसको रिडक्शन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन याद कर लो, ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या है? ऑक्सीजन को ऐड करना या हाइड्रोजन को रिमूव करना, ये उल्टा है। हाइड्रोजन को ऐड करना या ऑक्सीजन को रिमूव करना, इसको हम क्या बोल देते हैं? रिडक्शन। अब मैं इस क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। ये बोल रहे हैं इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट करा जाता है, उसमें 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर से मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपने कॉपर में ऑक्सीजन को ऐड करवाया है। आपने कॉपर में, कॉपर का फॉर्मूला होता है, ये Cu10 है, अभी आपको सिंपल्स पता नहीं होंगे, मैं सीधा लिख रहा हूँ, कॉपर प्लस ऑक्सीजन। कॉपर में ऑक्सीजन को जब ऐड करेंगे तो बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। कॉपर में जब ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। तो इन्होंने बोला इन एन एक्सपेरिमेंट 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड कितना मिल रहा है मेरे को? 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड was obtained from 1.03 gram of copper. 1.03 gram of copper. ठीक है, 1.03 gram of copper. In another experiment, 3.672 gram of copper oxide gave on reduction. reduction का मतलब क्या है? कि कॉपर ऑक्साइड अब टूट रहा है, ठीक है, उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी रिडक्शन ही बोल देते हैं, ठीक है।
तो अच्छा, in another experiment 3.672 gram of copper oxide, मेरे पास कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर ऑक्साइड जब टूटा तो क्या मिला, कॉपर प्लस ऑक्सीजन। तो इन अनदर एक्सपेरिमेंट 3.672 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड दूसरे एक्सपेरिमेंट में कितना है, 3.672 ग्राम, gave on reduction 2.938 ग्राम ऑफ कॉपर। तो यहाँ पर मेरे को कॉपर मिल गया 2.938 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है मुझे नहीं पता, वो इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं मुझे ये देखना है। वो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि शो दैट दीज फिगर्स वेरीफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास केस फर्स्ट है और ये वाला जो है ये केस सेकंड है। अच्छा, आपको समझ में आ गया होगा कि रिडक्शन कैसे, यहाँ पर कॉपर और ऑक्साइड था और यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, इसका मतलब कॉपर अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। तो ऑक्सीजन का रिमूवल जो है, ऑक्सीजन के रिमूवल को ही हम क्या बोल देते हैं, रिडक्शन बोल देते हैं। तो हमारे पास दो केसेस हो गए, केस फर्स्ट और केस सेकंड। अब आप ये देखिएगा, इन केस फर्स्ट मेरे पास ऑक्सीजन का मास नहीं है, तो वो कैसे निकालूंगा, यहाँ पर लिखो मास ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड। हाँ जी, कॉपर का मास कितना दे रखा है, 1.03, और मास ऑफ ऑक्सीजन मुझे नहीं पता। ऑक्सीजन के मास को आप मान लीजिए x, मास ऑफ ऑक्सीजन को आपने x मान लिया। कॉपर ऑक्साइड का कितना है, 1.288, तो 1.288 माइनस 1.03 को बोल दो 030, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 माइनस 0 इज 8, 8 माइनस 3 इज 5, 2 माइनस 0 इज 2 और माइनस 1 इज 0.258 तो मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया हमारे पास। तो आप रेशियो निकालो, हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो क्या है, जो दो अलग अलग जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, कॉपर और ऑक्सीजन, इनका रेशियो निकाल लो। mass of copper is to mass of oxygen, मतलब मैं इनका रेशियो निकाल रहा हूँ। तो कॉपर का मास कितना, 1.03, और ऑक्सीजन का मास कितना है, 0.258, ठीक है। ये पॉइंट गया तो ऊपर आ गया 1000, ये पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100, 2 0 से 2 0 कट गया, ये आ गया 1030 अपॉन 258, 1030 अपॉन 258, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हम अगर डिवाइड करेंगे तो मैं ऐसे रफ में करके दिखा रहा हूँ, 1030, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 258 से। तो डिवाइड करके देखिए 258 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 8 जा 24, 2 कैरी आ गया, 3 5 जा 15 और 2 17, 1 कैरी आ गया, 3 2 जा 6 और 1 7 7 7 4, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं तो 258 4 जा
4 8 ज़ा 32, 3 कैरी, 4 5 ज़ा 20 और 3 23, तो 2 आ गया, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, 1032। अरे बस जरा सा बच गया, अगर 1032 ये होता तो बड़े आराम से ये डिवाइड हो जाता। वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आ जाएगी, 3.99 है ना। तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली ये लिख सकता हूँ कि ये 4:1 का रेशो हो गया, समझ गए, ये 4:1 का रेशो हो गया, मैंने अप्रॉक्सीमेटली लिख लिया। ये इक्वालिटी की जगह अगर आप ऐसे कर्व लाइंस बना देते हैं ना ऐसी, तो इसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। तो ये तो हो गया आपका केस फर्स्ट का, ये जो दो एलिमेंट्स हमने लिए थे कॉपर और ऑक्सीजन, उनका रेशो निकाला 4:1 आया। अब आप केस सेकंड देख लीजिए। इन केस सेकंड में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट्स बाय कंजर्वेशन ऑफ मास। मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज इक्वल टू मास ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। तो कॉपर ऑक्साइड का मास कितना दे रखा है। अब यहाँ पर भी एक काम करें, यहाँ पर भी मुझे ऑक्सीजन का ही मास निकालना है, तो इसको मैंने x मान लिया। तो कॉपर ऑक्साइड का मास कितना है, 3.67। मास ऑफ कॉपर कितना है, 2.938, और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, x। इज इक्वल टू x। 12 माइनस 8 कितना हो गया, 4। ठीक है, तो इधर क्या बचा, 6, 6 माइनस 3 कितना हो गया, 3, और यहाँ 16 माइनस 9 हो गया 7, और 2 माइनस 2 is 0। ग्राम। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा जो ऑक्सीजन है वो 0.258 बन रहा था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा बन रहा है। तो कोई बात नहीं, हमारा जो प्रोपोर्शन है वो प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए, रेशो सेम होना चाहिए। तो कैसे होगा देखिएगा, यहाँ पर हम कहेंगे इस केस में मास ऑफ कॉपर इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन। तो कॉपर का मास इस केस में कितना दे रखा है, 2.938, और ऑक्सीजन का कितना दे रखा है मास, 0.734। तो पॉइंट के बाद इधर भी 3 डिजिट है, इधर भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, और 29384। अगर आप 734 से करोगे तो करके देखिए, सीधा सीधा 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 3 ज़ा 12 और 1 13। ठीक है, तो 1 कैरी, और 4 7 ज़ा 28 और 1 29, 2936 मामूली से यहाँ पर भी बच गया। ठीक है, तो इसको भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4 बोला जा सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 4:1। तो दोनों ही केसेस में हमारा जो रेशो है दोनों एलिमेंट्स का वो सेम आ रहा है, 4:1। आप लिखें, हेंस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस इज वेरीफाइड। Hence law of constant proportions is verified। ठीक है, चलिए जी, आज इतने करते हैं, बाकी कल आपका भी टाइम रहेगा शाम को 7 बजे।